नमस्ते बच्चों। हम कक्षा 10 की विज्ञान का दूसरा पाठ अम्ल, क्षारक और लवण के बारे में पढ़ रहे थे और इस पाठ के अंतर्गत हमने विभिन्न प्रकार के सूचक द्वारा अम्ल और क्षार की पहचान करना सीखा था। इस पाठ को आगे बढ़ाते हुए अब हम अम्ल क्या होते हैं, उनके गुण क्या होते हैं, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। वे रासायनिक पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। नींबू, संतरा, मौसमी, ये जो फल हैं, इनमें जो खट्टापन है वो अम्ल की उपस्थिति के कारण है। इसी प्रकार जो दही होता है उसका स्वाद भी खट्टा होना उसमें अम्ल की उपस्थिति को बताता है। पादप पदार्थ व प्राणियों में उपस्थित अम्ल को कार्बनिक अम्ल कहते हैं। ये हमें प्रकृति से मिलते हैं। ये सभी अम्ल हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं। इस प्रकार के अम्ल दुर्बल अम्ल होते हैं। और दुर्बल अम्ल होते हैं इसीलिए हम इनको खाद्य पदार्थ या पेय पदार्थ में इस्तेमाल करते हैं। कुछ कार्बनिक अम्ल और उनके स्रोतों के नाम मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, जैसे एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। इसको एथेनोइक अम्ल भी कहते हैं, एसिटिक अम्ल को। दूसरा आता है लैक्टिक अम्ल, और ये खट्टे दूध जिसको अपन दही कहते हैं, दही में पाया जाता है। तीसरा टार्ट्रिक अम्ल इमली व कच्चे अंगूर में। चौथा ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में। इसी प्रकार पांचवा फॉर्मिक अम्ल जिसे मेथेनोइक अम्ल भी कहते हैं,
ये लाल चींटी के डंक में। तो ये कुछ प्राकृतिक रूप से हमें मिलते हैं और इन्हें हम कार्बनिक अम्ल कहते हैं। इन्हें हम कार्बनिक अम्ल कहते हैं और ये अम्ल दुर्बल होते हैं, इसलिए इनको हम खाद्य पदार्थ और पेय पदार्थ के अंदर काम में लेते हैं। दूसरे प्रकार के जो अम्ल हैं वो खनिज अम्ल। पृथ्वी, इसको अपन भूमि भी बोलते हैं, के खनिज से तैयार अम्ल खनिज अम्ल कहलाते हैं। यह अम्ल मानव निर्मित होते हैं। और सांद्र अवस्था में यानी गाढ़ी अवस्था में सांद्र खनिज अम्ल काफ़ी खतरनाक का मतलब ये नुकसान पहुंचा सकते हैं, होते हैं। जो प्रयोगशाला में काम में आते हैं, सामान्यतः जो 3 अम्ल जो प्रयोगशाला में ज़्यादा काम आते हैं उसके उदाहरण मैं यहाँ लिख रहा हूँ। एक तो काम आता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका नाम आपने बार बार सुना होगा, HCl। एक आता है सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 और तीसरा आता है नाइट्रिक अम्ल HNO3। इसको भी ब्रैकेट में कर देता हूं। ये सांद्र अवस्था में ये अम्ल काफ़ी खतरनाक हैं। इन सांद्र अवस्था में अगर ये हाथ पे पड़ जाए तो त्वचा जला देते हैं, कपड़ों पे कपड़े जला देते हैं, और लकड़ी पर पड़ जाए तो लकड़ी को ख़राब कर देते हैं, यहाँ तक कि धातुओं को भी ख़राब कर सकते हैं। सांद्र अवस्था में ये अम्ल काफ़ी खतरनाक होते हैं। इनका तनु विलयन भी नुकसान पहुंचा सकता है। ये सब प्रबल अम्ल की श्रेणी में आते हैं। प्रबल अम्ल, और प्रबल अम्ल का जो सांद्र विलयन होता है वो काफ़ी खतरनाक होता है। इन्हीं खनिज लवण में एक आता है कार्बोनिक अम्ल। वहाँ था कार्बनिक, यहाँ कार्बोनिक अम्ल है H2CO3। ये कार्बोनिक अम्ल जो है दुर्बल अम्ल है। चूंकि ये खनिज अम्ल जो हैं प्रबल अम्ल हैं और ये ज़्यादा खतरनाक हैं, इसलिए इनका उपयोग खाद्य पदार्थ या पेय पदार्थ में नहीं करते हैं। हम जिन भी अम्ल का खाद्य पदार्थ या पेय पदार्थ में उपयोग करते हैं वो अधिकतर दुर्बल अम्ल करते हैं, और दुर्बल अम्ल को भी सांद्र अवस्था में प्रयोग नहीं किया जाता है, उसको तनु अवस्था में, यानी अभी सांद्र और तनु क्या होते हैं इसको हम आगे सीखेंगे, लेकिन अभी मान लें कि दुर्बल अम्ल का भी तनु विलयन काम में लिया जाता है। उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है तनु में, तो ये इसमें इस खनिज लवणों में एक बात ये ध्यान रखनी पड़ेगी, प्रबल अम्ल हैं, इनको खाद्य पदार्थ में उपयोग नहीं लिया जाएगा। किनका उपयोग लिया जाएगा? अधिकतर हम कार्बनिक अम्ल को लेते हैं। कार्बनिक अम्ल का उपयोग हम अचारों में करते हैं। एसिटिक अम्ल का उपयोग, ये दुर्बल अम्ल है, इसका उपयोग हम अचार में करते हैं। टार्ट्रिक अम्ल का उपयोग हम पाक चूर्ण का मतलब होता है बेकिंग सोडा में करते हैं। ये बेकिंग सोडा का आया था
कार्बोनिक अम्ल, इसका उपयोग हम सोडा वाटर बनाने में करते हैं, जिसमें बुदबुदे निकलते हैं। इस तरह के जो पेय पदार्थ बनाए जाते हैं उसमें कार्बनिक अम्ल डाला जाता है। मैंने आपको शब्द का इस्तेमाल किया था सांद्र अम्ल, और एक इस्तेमाल किया था तनु अम्ल या तनु विलयन। इन दोनों का क्या अर्थ है? अम्ल होता है जिसमें जल की न्यूनतम मात्रा संभावित मात्रा होती है। इसमें जो जल होता है वो कम मात्रा में होता है। वह अम्ल होता है जिसमें जल की काफ़ी मात्रा है। तो ये तुलनात्मक चीज़ है। सांद्र अम्ल जिसमें जल की न्यूनतम मात्रा होगी, सबसे कम जल होगा, और तनु अम्ल जिसमें जल की मात्रा ज़्यादा मिलती है। तनु अम्ल में कैसे बदलेंगे? तो आप कहेंगे कि सर सांद्र अम्ल लें और उसमें जल मिला दें। बच्चों, जब सांद्र अम्ल में जल मिलाते हैं तो ये एक ऊष्माक्षेपी, यानी इसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है और बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है। तो वो ऊष्मा इतनी अधिक होती है कि कई बार मतलब वो ऊष्मा के कारण जो पात्र है, जैसे कांच की बर्तन ले लिया हमने, तो वो चटक जाता है, उसमें विस्फोट हो जाता है और हो सकता है कि उस अम्ल के छींटे हमारे पे पड़ जाएं। तो हम क्या करते हैं कि ये देखो, सांद्र अम्ल को तनु अम्ल बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि जल में सांद्र अम्ल मिलाएंगे। उल्टा काम कर रहे हैं, अम्ल में जल नहीं मिला रहे हैं, जल में सांद्र अम्ल धीरे धीरे मिलाते हैं, जिससे जल की मात्रा ज़्यादा होने के कारण और अम्ल की मात्रा कम होने के कारण जो ऊष्मा बनती है वो जल द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। और इस प्रकार सांद्र अम्ल में जल को नहीं मिलाएंगे, जल में सांद्र अम्ल को मिलाएंगे। जल में सांद्र अम्ल को वो भी कैसे मिलाएंगे? धीरे धीरे मिलाएंगे, एक साथ नहीं मिला देंगे। धीरे, थोड़ी मात्रा में पहले सांद्र अम्ल मिलाया जल में, फिर जब वो मिल गया फिर उसको हिला लिया, फिर थोड़ी देर में और सांद्र अम्ल मिला लिया। तो इस प्रकार सांद्र अम्ल को धीरे धीरे जल में मिलाकर हम क्या करेंगे? सांद्र अम्ल को तनु अम्ल में बदलेंगे। अम्लों के गुणधर्म, अम्ल के क्या गुणधर्म होते हैं, इसका अब हम अध्ययन करेंगे। हमने पढ़ा था अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, ये हमने अम्ल का गुण पढ़ लिया था। दूसरा हमने देखा था अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। तीसरी बात, अम्ल विद्युत का चालन यानी विद्युत के सुचालक होते हैं। करते हैं, यानी अम्ल को जब हम जल में डालते हैं तो वो टूट जाते हैं, अपघट्य हो जाते हैं, टूट जाते हैं, आयंस दे देते हैं, और इसके कारण अम्ल के विलयन में विद्युत का चालन यानी विद्युत प्रवाहित की जा सकती है। अम्ल धातु के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। यह अभिक्रिया हमने पहले देख रखी है। हमने धातु ली थी और धातु की जब अम्ल से क्रिया कराई थी तो हमें मिला था लवण
और हाइड्रोजन गैस। बच्चों, आपको याद होगा कि मैंने जिंक लिया था और जिंक पर जब मैंने सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया कराई थी, ये हमारा जिंक है और ये हमारा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। अब आपको ध्यान आ रहा होगा, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, और इसमें बना था जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट, और साथ में बनी थी हाइड्रोजन गैस जो कि ऊपर चली गई थी। ये हमारा ठोस था, ये हमारा एक्वा जलीय विलयन था, ये हमारा, और ये हमारी गैसीय अवस्था है। तो ये इक्वेशन और ये प्रयोग हमने देख रखा है। जिंक भी ले सकते हैं और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल लूँगा। और देखिए आप, मैंने क्रोनिकल फ्लास्क में जिंक पाउडर लिया है, इसमें मैं H2SO4 मिलाऊंगा और अपने एपरेटस को चित्र के अनुसार व्यवस्थित करूंगा ताकि जो भी इसमें से गैस निकल रही है वो परख नली में इकट्ठी हो जाए। अब मैं इस जिंक पाउडर में जो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है वो मिलाने जा रहा हूं और मिलाते ही क्रिया शुरू हो जाएगी। इस क्रिया में जो बनी गैस है उसको मैं परख नली में इकट्ठी करूंगा और क्रोनिकल फ्लास्क को नीचे से हिलाता रहूँगा ताकि जो भी क्रिया है वो अच्छी प्रकार से हो जाए। क्रोनिकल फ्लास्क का ताप बढ़ जाता है तो यानी इसमें ऊष्मा निकलती है, ये बात आप नोट करेंगे। और अभिक्रिया किस प्रकार से हो रही है, देखिए ये अभिक्रिया काफ़ी तेज़ अभिक्रिया हो रही है इसके अंदर और गैस, हाइड्रोजन गैस बन रही है। अब अपन नोट करेंगे कि हाइड्रोजन गैस बनी या नहीं बनी, इसको देखने का प्रयास करेंगे। अब मैं अपने इसको हटा देता हूं और जब परीख नली के पास जलती तीली लाता हूं तो पप की आवाज़ आती है। दोबारा देखिए इसी को। यही कारण है कि आपने अक्सर सुना होगा कि धातु के बर्तन में दही को न रखा जाए, क्योंकि धातु के बर्तन में जब दही या खट्टे पदार्थों को रखेंगे तो वो अम्ल हैं खट्टे पदार्थ, और वो धातु से क्रिया करके लवण बना लेंगे। कई बार विषैले लवण बन जाते हैं जिससे जो खाना होता है, खाद्य पदार्थ होते हैं, वो भी विषाक्त हो जाते हैं, जिनको खाने से हमारे लिए खतरा उत्पन्न हो सकता है। और यही एक और कारण है कि जो अम्लों को कांच के बोतल में या चीनी मिट्टी के बर्तनों में रखा जाता है। अम्ल को हमेशा कांच के बर्तन या मिट्टी के बर्तन में रखा जाता है। क्यों? क्योंकि कांच और मिट्टी के बर्तन से ये क्रिया नहीं करते हैं, जबकि अम्ल जो हैं धातुओं से आसानी से क्रिया करके क्या कर लेते हैं, लवण और हाइड्रोजन गैस बना देते हैं। अम्ल धातुओं के कार्बोनेट ऑब्लिक धातुओं के हाइड्रोजन कार्बोनेट से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैस है, गैस देते हैं। क्या बताया? धातु कार्बोनेट ले लिया हमने, या हमने इसको थोड़ा नीचे लिख लेता हूं, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। तो ये ध्यान रखना। इसकी जब अम्ल से क्रिया होगी तो क्या बनेगा? लवण बनेगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड जिसको CO2 बोलते हैं, और जल बनेगा। और जब धातु का हाइड्रोजन कार्बोनेट से अम्ल की क्रिया होगी तो भी लवण बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड, और जल बनेगा।
Na2CO3, ये सोडियम कार्बोनेट है, ये हमने ठोस लिया है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। एक्वा ले लेंगे, ये है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इससे क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? NaCl बनेगा, NaCl बनेगा। ये C बड़ा रखना है आपको क्लोरीन का। 2 NaCl बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और जल भार होगा। ये क्या बना है? NaCl, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड जिसको हम साधारण नमक बोलते हैं। ये बनी है कार्बन डाइऑक्साइड और ये बना है जल। ये हमारी गैस है और ये हमारा द्रव्य है। इसी तरह से यहाँ पर हम NaHCO3 ले लेंगे, सोडियम बाई कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और इसकी जब क्रिया HCl से कराएंगे तो NaCl बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी और जल बनेगा। तो इसके अंदर भी ये चीज़ें तो ऊपर की ही बताई हुई अनुसार आ रही है। तो एक अभिक्रिया तो धातु के कार्बोनेट से है और एक अभिक्रिया धातु के हाइड्रोजन कार्बोनेट से है। दोनों स्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है। इस गैस का भी जांच हमें करनी पड़ती है। जैसे हाइड्रोजन गैस की हमने जांच करी थी तो हमने जलती हुई तीली ले गए थे तो विस्फोट के साथ, एक आवाज़ के साथ वो जली थी। तो इसकी भी हम जांच कैसे करेंगे, इसको देखते हैं। धातुओं के कार्बोनेट या धातुओं के हाइड्रोजन कार्बोनेट से क्रिया कराते हैं तो CO2 बनती है। अब इस CO2 की जांच कैसे करेंगे? हम लेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसे बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। इसे चूने का पानी भी कहते हैं और ये रंगहीन होता है, इसमें कोई रंग नहीं होता है। और जब इसके अंदर हम कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या चीज़ है? ये है कार्बन डाइऑक्साइड, गैस प्रवाहित करते हैं तो ये क्रिया करके CaCO3 बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट और जल बनता है। जल हमारे को मालूम है लिक्विड है, ये हमारे को मालूम है गैस है। और ये क्या है? चूने का पानी क्या होता है? एक जलीय विलयन है। और जो ये बन रहा है एस बन रहा है, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट का प्रेसिपिटेट आ रहा है, सफ़ेद अवशेप प्राप्त होगा, यानी चूने का पानी दूधिया हो जाएगा। चूने का पानी बन जाता है, यानी चूने के पानी में जब हम कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। वो कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वो सफ़ेद रंग का अवशेप होता है, जिसे हम बोलते हैं चूने का पानी दूधिया हो गया, दूध के रंग का हो गया। अब मान लो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कम मात्रा में करी है, तब तो ये चूने का पानी दूधिया हो गया। और अगर हम ज़्यादा मात्रा में डाल देंगे तो ये कैल्शियम कार्बोनेट जो बन जाएगा, जो सफ़ेद रंग का अवशेप है, और जब इसमें हम अधिक मात्रा में ये कार्बन डाइऑक्साइड चली जाएगी तो ये जो गैस है और ये जल बना हुआ है, ये आपस में क्रिया करके कैल्शियम बाइकार्बोनेट देंगे। ये क्या बन जाएगा? कैल्शियम बाई कार्बोनेट भी बोल सकते हैं इसको, यार हाइड्रोजन कार्बोनेट जो कि जल में विलय है। तो ये जो श्वेत अवशेप है ये जल में घुल जाएगा और वापस जो जल का विलयन है वो रंगहीन हो जाएगा। तो यहाँ हमने देखा कि चूने का पानी हमने लिया जो रंगीन होता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड डाली तो कैल्शियम कार्बोनेट का सफ़ेद अवशेप आया। और इस अवशेप में हम अधिक मात्रा में जब हम कार्बन डाइऑक्साइड डाल देंगे तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाएगा जो कि जल में विलय होता है। इसलिए जो ये श्वेत अवशेप आया है ये पुनः क्या हो जाएगा?
रंगहीन हो जाएगा। तो ये एक कार्बन डाइऑक्साइड की जांच, ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये जो यहाँ पर जो कार्बोनेट या धातु के हाइड्रोजन कार्बोनेट से क्रिया करने पर एक गैस बनती है, उस गैस को चूने के पानी में प्रवाहित करने पर पहले सफ़ेद रंग का अवशेप बनता है। जब उस गैस की अधिक मात्रा में हम प्रवाहित कर देते हैं तो वो दूध या पानी रंगहीन हो जाता है। गैस का नाम बताइए, बने पदार्थों का नाम बताइए, इस तरह का प्रश्न आ जाता है। तो हमें पूरा बताना पड़ेगा। धातु के कार्बोनेट में अपन चाहें चूना पत्थर बोलें, चाहें चाहें चौक बोलें, ये सब या अंडे का ऊपरी खोल बोलें, ये सब कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। तो कई बार ऐसा बोल देता है कि अंडे के ऊपरी खोल पर अगर अम्ल डाल दें तो क्या होगा, या संगमरमर पे अम्ल डाल दें तो क्या होगा, या चौक को अम्ल में डाल दें तो क्या होगा, चूने के पत्थर को तो बनेगी तो वो कि वही, ये सब कैल्शियम कार्बोनेट यानी धातु के कार्बोनेट हैं। और धातु के कार्बोनेट से क्या बनती है, क्रिया करके लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। तो वो जो गैस बनेगी वो कार्बन डाइऑक्साइड ही बनेगी। अम्ल क्षारक या क्षारों के साथ क्रिया करके लवण व जल बनाता है। बहुत प्रसिद्ध अभिक्रिया है ये अम्ल, और जब क्षारक या क्षार आपस में मिलाए जाएंगे तो लवण बनेगा और जल बनेगा। इसमें जैसे मैंने HCl ले लिया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और इसमें मैंने NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसमें जब ये क्रिया होगी NaCl, जिसे साधारण नमक बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड साधारण नमक, और यहाँ पर H2O यानी जल बनेगा। इसमें क्या हो रहा है, जब अम्ल क्षार से मिल रहा है तो अम्ल का और क्षार का प्रभाव नष्ट हो जा रहा है। अम्ल व क्षार का प्रभाव नष्ट होता है, और जो ये लवण बना है, ये लवण उदासीन है। ये ना तो अम्लीय प्रकृति का है, ना ये क्षारीय प्रकृति का है। लवण उदासीन प्रकृति का होता है। तो एक शब्द आता है उदासीनीकरण। अभिक्रिया किसे कहते हैं, एक प्रश्न आता है। तो जब भी अम्ल व क्षार के मध्य लवण व जल बनने की अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब आपको पता पड़ गया होगा उदासीनीकरण क्यों कहते हैं, क्योंकि अम्ल की अम्लता खो जाती है और क्षार का क्षारीयपन खो जाता है, और जो पदार्थ बनता है वो उदासीन प्रकृति का होता है। इसीलिए इस अभिक्रिया का नाम उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहलाता है। अब देखते हैं क्या वास्तव में ऐसा होता है। इसके लिए प्रयोगशाला में चलकर हम एक प्रयोग करते हैं। सबसे पहले मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड एक परख नली भर के लिया और उसे मैंने फ्लास्क में डाला। ये एक प्रबल क्षार है। अब मैंने
फिनोफ्थलीन की कुछ बूंदें इस क्षार के अंदर डाली और फिनोफ्थलीन की बूंदें डालने क्षार में डालेंगे तो गुलाबी रंग देता है। ये हमने पहले से ही पढ़ रखा है। तो ये पुष्टि हो रखी है कि इस फ्लास्क के अंदर क्षार मौजूद है। अब मैं परख नली में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल लेता हूँ और इसको मिलाता हूँ। मिलाने पे परिणाम देखेंगे कि परिणाम क्या आ रहा है। गुलाबी रंग क्षारक का प्रतीक है कि इसके अंदर क्षार मौजूद है। इसमें मैंने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल धीरे धीरे करके मिलाएंगे। मैंने वीडियो की स्पीड थोड़ी तेज़ कर रखी है, इसलिए ये अभिक्रिया को मैं जल्दी पूरा करना चाह रहा हूँ। अगर आपको एक्यूरेसी चाहिए तो आप इसको धीमे धीमे इस प्रयोग को करें तो आपको एक्यूरेसी मिलेगी। तो आप देख रहे हैं कि इसमें जो अम्ल मिलाने पर इसका गुलाबी कलर चला गया, यानी इसके अंदर अब क्षार नहीं है। क्षार नहीं है तो मैं अब एक बार पुनः इसके अंदर कुछ बूंदें NaOH की डालूंगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड की, और देख रहा हूँ कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की कुछ बूंदें डालने पर इसमें गुलाबी रंग पुनः आ जाता है। तो इससे सिद्ध होता है कि जब क्षार में अम्ल मिलाया जाता है तो अम्ल और क्षार अपना प्रभाव खो देते हैं और लवण जो बनता है वो उदासीन प्रकृति का होता है। यही उदासीनीकरण की अभिक्रिया भी कहलाती है। अम्ल धातु के ऑक्साइड से क्रिया कर भी करके भी लवण और जल बनाता है। इसके लिए हम प्रयोगशाला में काले रंग का पदार्थ कॉपर 2 ऑक्साइड, ये सॉलिड अवस्था में लिया है, काले रंग का है, और क्लोरिक अम्ल लेंगे, CuCl2 पर 2 क्लोराइड जो कि नीला हरा, ये हमारा एक्वा है और इसके साथ जल बनेगा। तो यहां पर देख रहे हैं कि ये जो कॉपर का ऑक्साइड है यानी धातु का जो ऑक्साइड है, ये अम्ल से क्रिया करके ये बनाया इसने लवण और जल। हम कह सकते हैं कि जो ये धातु के जो ऑक्साइड्स होते हैं ये क्षारीय प्रकृति के होते हैं। इसी तरह से के हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड भी क्षारीय प्रकृति के होते हैं। तो यहां पर ये जो अभिक्रिया हम देख रहे हैं ये भी उदासीनीकरण अभिक्रिया ही है। यहां पर अम्ल और एक तरह से ये क्षार है, ये क्या है, क्षारीय प्रकृति का क्षारक है और मिलकर लवण और जल बना रहे हैं। यहां पर धातु के अगर हाइड्रो ऑक्साइड्स लेंगे जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ ये क्या होता है, ये वास्तव में मिल्क ऑफ जो मैग्नीशिया है ये मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड होता है। MgOH का होल ट्वाइस, ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र है और इसे प्रत्यम्ल कहते हैं। प्रत्यम्ल का मतलब प्रति अम्ल, यानी अम्ल का विलोम। जब भी जैसे पेट के अंदर अम्लता बढ़ जाती है, पेट में जलन हो रही है, करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दिया जाता है।
तो वहाँ पर पेट की अम्लता को दूर करने के लिए ये एक क्षार दिया जा रहा है। ये क्षार मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, जो क्या करता है, पेट की अम्लता को उदासीनीकरण की अभिक्रिया करके लवण और जल बना देता है। अम्ल की संक्षारण, हमने ये शब्द इस्तेमाल किया था, प्रकृति होती है। संक्षारण का मतलब होता है कि वो धातु पर या पदार्थ पर जब अम्ल पड़ जाएगा तो उसको धीरे 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 नष्ट करना शुरू कर देगा, उसको कमजोर बना देगा। तो अम्ल की संक्षारण वाली प्रकृति होती है। तो ये पॉइंट अपने आप में क्लियर है। इससे हो रहे प्रश्नों को अपनी कॉपी में करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी।